तो नमस्कार सभी को 71st बीपीएससी के करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज वन लाइनर फॉर्मेट के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो दो तरीके का क्लास हम लेंगे करंट अफेयर में। आपका एक तो वन लाइनर और एक डिटेल। तो आज हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं और एक दिन क्या करेंगे पूरे डिटेल में एक एक न्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, क्योंकि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीजों को साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी के नेचर को देख के ऐसा लग रहा है कि 70th बीपीएससी में बिल्कुल ही फैक्चुअल सवाल पूछा गया था। एक सवाल तो वो जो कोई आशा कार्यकर्ता थी उसको उसके लेवल पे जाके सवाल पूछ लिया गया था, नाम वगैरह पूछ लिया गया था। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके की तैयारी करेंगे और 71st बीपीएससी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, साइंस पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को मिक्स बना करके पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप फैक्चुअल पढ़ लें कॉन्सेप्चुअल को छोड़ दें या कॉन्सेप्चुअल को पढ़ लें फैक्चुअल को छोड़ दें, क्योंकि ऐसा ट्रेंड में देखा गया कि जब 69th बीपीएससी हुआ था तो उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे, बहुत अच्छे तरीके के सवाल पूछे गए थे, क्योंकि श्री अतुल प्रसाद सर उसमें चेयरमैन थे। वर्तमान चेयरमैन साहब ने क्या किया कि 70th बीपीएससी में बहुत ही फैक्चुअल किस्म के सवाल पूछे। इसमें यूपीएससी के बच्चों को काफी नुकसान हुआ है। मैं पर्सनली बहुत सारे यूपीएससी के वैसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कि यूपीएससी मेंस इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है और वो 70th के पीटी को पास नहीं कर पाए। तो एक चीज तो आप ये समझ लें कि आपके लिए कंपटीशन आसान नहीं होने जा रहा है, कंपटीशन टफ होने जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे उसी समय से लगे हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट को भी रट रहे हैं, फैक्ट को भी, कॉन्सेप्ट तो उनका पहले से क्लियर है, फैक्ट को भी रट रहे हैं। और आप लंबे समय से ये बात चर्चा में थी 70th बीपीएससी में शायद 1 लाख के आसपास तो बच्चे लास्ट टाइम में फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। आप समझ लीजिए कि वो 1 लाख बच्चे तो पहले से ही खार खाए बैठे हुए हैं कि अगली बार आएगा तो हम तो दे ही देंगे। तो आपका कंपटीशन हाई रहने वाला है इस एग्जामिनेशन में। दोनों का मिक्स लेके चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे अपने से पढ़ें या हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल चीजों का मिक्स को लेकर के चलेंगे। दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे कि फैक्चुअल जो है कि वनडे कंपटीशन वाला रटता है और कॉन्सेप्चुअल यूपीएससी वाला पढ़ता है, नहीं, बीपीएससी दोनों का मिक्स हो गया तो हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला करंट अफेयर की ओर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इस क्लास का पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको क्लास के बाद चीजें याद हो जानी चाहिए। मैं एक बार, दो बार, तीन बार इन चीजों को रिपीट करूंगा। रिपीट करने से याद होगा क्या कि क्लास में चीजें आपको याद हो जाएंगी, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो क्लास की चीजें एग्जामिनेशन तक याद रहेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, तो सबसे पहले जो है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो जारी करता है वो कौन करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को तो जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। आपको लगता होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरीके के देश जो है कि सबसे अधिक प्रभावित हैं, लेकिन जो इसमें आया है कि बुर्किना फासो एक देश है जो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित है। तो भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये होती है कि भारत का स्थान, तो भारत रहा है 14वें स्थान पे। आतंकवाद से प्रभावित देशों में की अगर सूची निकालें तो भारत 14वें स्थान पे रहा है और बुर्किना फासो जो है कि सबसे अधिक प्रभावित रहा है। जो अभी पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, हो सकता है कि अगले साल का जब इंडेक्स जारी होगा, क्योंकि 2025 इंडेक्स में नाम तो लिखा हुआ है लेकिन ये है आंकड़ा इसमें 2024 का है, तो अगले साल जब 2026 का इंडेक्स जारी होगा तो आई थिंक कि भारत का रैंक इसमें इंप्रूव कर जाए। इंप्रूव इन द निगेटिव सेंस ही होगा, क्योंकि आतंकवाद से प्रभावित हुआ है देश। पिछले कुछ वर्षों में तो आतंकवाद को लेकर शांत था, तो 14वें स्थान से हो सकता है 10वें स्थान पे आ जाए। तो अभी क्या है, हमारा दो न्यूज है इसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा जो जारी किया जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, नाम क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और इसको इसमें भारत का स्थान 14वां है और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। लास्ट में हम क्लास में पूछेंगे आपसे कि आपको क्या याद रहा और क्या नहीं रहा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, आप इसके बारे में जानते हैं, इसको मैं डिटेल से पढ़ा देता हूं आपको। जो मानव विकास रिपोर्ट, जिसको कि एचडीआई बोला जाता है ना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया, ये किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई। मुझे लगता है कि जितने भी इंडेक्सेस आप पढ़ते हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो ये वो यही है, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन जारी करता है? बिल्कुल रट लेना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश मीडियम के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या जारी करता है? एचडीआई जारी करता है। अभी जो भारत का रैंक आया है वो क्या आया है? 130 आया है। अब प्रेजेंट में भारत का रैंक क्या है? 130 है। और टोटल कितने देश इसमें शामिल होते हैं? 193 कंट्री है। बहुत ज्यादा कंट्री है इस रिपोर्ट में, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। पिछले वर्ष जो था इसका भारत का रैंक, पिछले वर्ष भारत का रैंक था 133, और इस वर्ष जो भारत का रैंक है वो भारत का रैंक है 130। तो आप लोग याद कर लेंगे। दो रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा, पहला रिपोर्ट था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का जिसमें भारत का स्थान 14वां था, और दूसरा रिपोर्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान क्या है?
130, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीआई में अगर पूछा जाए भारत का स्थान कितना है, 130 है। कितने देश थे इसमें, 193 कंट्री में से। पिछले साल कितना था, तो 133 था। इस बार क्या हुआ है, सुधार आया है रैंक में। तो मानव विकास का रिपोर्ट जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, बताइए, क्लियर है। ऐसा याद होते जा रहा है ना, मेरा मकसद है याद करा देना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की तरह क्लास चल रही है, देख रहे हैं, बस सो के देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सीरियस होके बैठिए, सुनिए। लास्ट में हम, इसमें टेस्ट भी है, उसमें पूछेंगे भी, हम क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे भी, ठीक है। तो एचडीआई में भारत का रैंक 130 कौन जारी करता है, यूएनडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआर ने जीनोम एडिटिंग, तो आईसीआर सबसे पहले क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये दिल्ली में ये संस्थान है, आईसीएआर। इसका अलग से फॉर्म भी निकलता है और बहुत ही आराम का जॉब होता है इसमें। ये दिल्ली में इसका संस्थान है, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये क्या करता है, कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर शोध करता है। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया आईसीआर को, अब समझिए इसको। जीनोम एडिटिंग तकनीक, आप जानते हैं कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी होता है, क्रिस्पर सेल टेक्नोलॉजी वगैरह का नाम सुना होगा। जीनोम एडिटिंग का अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, मैं बताता हूं। आप क्या करेंगे कि जीनोम एडिटिंग को ऐसे समझे कि किसी के जीन में क्या करना, कुछ परिवर्तन कर देना। सबसे जो सुटेबल एग्जांपल होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने के दरमियान में देता हूं। मान लीजिए कि मच्छर, मादा मच्छर काटती है। ऐसा करें कि मच्छर के जीन में कुछ ऐसा एडिटिंग करें कि अगले जनरेशन में जो मच्छर पैदा ले, उसमें मादा मच्छर कोई पैदा ही ना ले। उसके जीन में ही ऐसा एडिटिंग कर दो, उसके क्रोमोजोम में। मान लीजिए एक मच्छर में एक्स और वाई क्रोमोजोम होता होगा, ठीक है, फिर मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उसमें ऐसा करना क्या है कि क्रोमोजोम में ही परिवर्तन कर देना है, उसके जीन में ही परिवर्तन कर देना है, जिसके कारण क्या होगा कि मादा मच्छर पैदा ही नहीं लेगा। इससे दो फायदे होंगे कि अगला जनरेशन जो होगा, मच्छर का पूरा प्रजाति समाप्त हो जाएगा। दूसरा कि मादा मच्छर ही खून पीती है, तो वो तो पैदा ही नहीं लेगी, तो वो खून पिएगी कैसे, व्यक्ति को काटेगा कैसे। तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होंगे कैसे हमें। एडिड मच्छर के काटने से डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं, तो वो तो पैदा ही नहीं लेगा। तो यही होता है जीनोम एडिटिंग। तो इसका जीनोम एडिटिंग का बहुत यूज किया जाता है। और हमारे सामने जो न्यूज आया है वो ये आया है कि डीडीआर धान 100, इसका नाम क्या रखा गया है, भारत के हिसाब से कमला नाम रखा गया। ध्यान रखेंगे कि कमला क्या है, ये धान का एक किस्म है। और पूसा राइस दूसरा नाम क्या रखा गया है, पूसा राइस, ये चावल की किस्में विकसित की गई है। तो आपको नाम कमला है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये डीडीआर 100 धान जो है, इसी का नाम कमला है। और पूसा राइस यानी कि DST1 चावल की किस्में विकसित किया गया। और जीनोम एडिटिंग के माध्यम से करने वाला भारत क्या बन गया है, ये पहला देश बन गया है। भारत ऐसा क्या बन गया है, जीनोम एडिटिंग के माध्यम से पहला देश बन गया। तो याद हो गया, 3 करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ लिए, याद होते जा रहा है। चलिए, भारत ने दीर्घकालिक ऊर्जा सर सहयोग के लिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक माइंड में आया जी जी बताइए जल्दी। इसको लेके कि भारत में तो एक्चुअली फूड को लेके अभी तक हमने किसी भी खाद्य उसको परमिशन नहीं दी है, केवल बीटी कॉटन है, जैसे बैगन और हाँ बिल्कुल, सिर्फ बीटी सरसों कॉटन को दिया गया है। तो देखिए, तब दो चीजें, फिर दो भी दो कहा तरीके से होते अच्छा, हैं, मैं बता देता हूँ। एक होता है कि साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च करना, रिसर्च करके चीजों को बनाना। उसके बाद होता है अप्रूवल के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है। तो अप्रूवल के लिए जाएगा, सरकार अप्रूव कर रही है नहीं कर रही है, उससे इसको आईसीआर को कोई लेना देना नहीं है। आईसीआर अपना रिसर्च करते रहेगा और वो इस तरीके के नए नए किस्में बनाते रहेगा। बेटी ब्रिंजल वगैरह के नाम सुना होगा, आज तक विवाद चल रहा है कि बेटी ब्रिंजल को परमिशन दे नहीं दे, ठीक है। तो बीटी कॉटन को ही सिर्फ परमिशन मिला हुआ है, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो ये क्या है कि कॉमर्शियल लेवल पे नहीं है, ये है रिसर्च के लेवल पे। समझ में आ गई बातें, ओके गॉट इट। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या किया है कि भारत ने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। डेनमार्क में आप जानते हैं कि पवन ऊर्जा जो है वो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए सहयोग किया गया है, तो डेनमार्क से बस ये एक सूचना है और कुछ नहीं है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आया है कि इंडिया यूके के बीच एफटीए हुआ है। एफटीए का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये भारत और यूके, ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है। और पिछले 10 तो नहीं, 5 साल के आसपास से ये समझौते चल रहे थे। हम लोग डेली करंट अफेयर में पढ़ाते रहते थे कि आज होगा कल होगा। उसमें जो भारत वाले कौन आ गए थे, दामाद जी प्रधानमंत्री थे हमारे, क्या नाम था, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। तो सुनक साहब से बहुत उम्मीद था कि एफटीए करा देंगे, कि भारत को कुछ नेगोशिएशन दिया जाएगा। फाइनली अभी हुआ है ये।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी अमेरिका जब इधर उधर से प्रेशर दे रहा है सबको तब हो रहा है। यूके जो आपका, मैं बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने लंबे समय से चल रहा था, 10 साल से ज्यादा से मैं उसको जान रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब भी जाके वो हो गया कि फाइनलाइज होने के स्टेज पे गया हुआ है। तो भारत और यूके के बीच ये अच्छी बातें हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। ये बात कब से चल रही थी, जब ब्रेग्जिट हुआ था ना, आप जानते हैं ना ब्रेग्जिट के बारे में, ब्रिटेन एग्जिट कर गया था यूरोपियन यूनियन से। तो उस समय से ही भारत और क्या यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही थी, और अंत में जो है कि अभी समझौता हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कि किस किस तरीके से किस किस को जो है कि भारत को क्या फायदा होने वाला है, ब्रिटेन को क्या फायदा होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ याद कर लें कि भारत और किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में। तो पूछा जाएगा हाल ही में किन दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, संपन्न हुआ है, तो क्या बोलेंगे, भारत और ब्रिटेन। इससे पहले भी कुछ देशों के साथ समझौता हो चुका है क्या, यस। आरसीईपी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जी रीजनल ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें इंडिया नहीं गया था, क्यों नहीं गया था, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। तो किसके किसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो देखिए, भारत जापान, भारत दक्षिण कोरिया, भारत श्रीलंका, भारत सिंगापुर, भारत आसियान और भारत मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि जापान के साथ हमारा एफटी है, दक्षिण कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, श्रीलंका के साथ है, सिंगापुर के साथ। प्रॉब्लम यहाँ पे है ये आसियान आसियान आसियान। ये आसियान कोई देश नहीं है, आसियान एक ग्रुप ऑफ कंट्री है। चाइना क्या करता है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत फायदा उठाता है। चाइना क्या करता है, ये सारे देश, आसियान के देश आरसीईपी में भी शामिल हैं। तो आरसीईपी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक ग्रुपिंग है, ठीक है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझते हैं ना, तो क्या समझाना पड़ेगा डिटेल में, मुझे बताइए। नहीं सर, समझते हैं। ये सर जो ओरिजिन का मामला हुआ था और मिल्क को लेके भारत आउट हो गया था हाँ आरसीईपी से। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से वगैरह से जो मिल्क आने वाला था उनके कारण से आउट हो गया था। तो और किन्हीं को कोई दिक्कत है, एफटीए समझ में अगर आता है तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो एफटीए पहले समझाऊंगा। बढ़े आगे, यस सर। ठीक, ओके चलिए। तो हुआ होता क्या है कि आरसीईपी भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ग्रुप है। चीन के साथ, ये आसियान के देशों के साथ वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब इसको ऐसे समझिए कि इधर चाइना है, ठीक है, इधर इंडिया है आपका, ठीक है, और इधर जो है कि ये छोटे छोटे आसियान देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, फलाना ढाना, ये सब। अब कैसे कैसे सिस्टम है वो समझिए कि इन दोनों की दोस्ती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब दोस्ती समझ लीजिए। ये दोनों दोस्त हैं, हम दोनों मान लीजिए दुश्मन है इधर से, ठीक है। ये भारत और चाइना मान लो दुश्मन, एक तरीके से समझने के लिए। और हमारी और इनके साथ दोस्ती है। तो ए, बी और सी। अब ए का दोस्त कौन है, बी है। अब बी का दोस्त कौन है, सी है। तो ये आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो देन ए इक्वल टू सी हो जाता है। अब चाइना क्या करता है कि चाइना पहले माल यहां भेज देता है, डंप करता है। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो किसी भी तरीके का कोई टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगता है। इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद फिर वहां से क्या होता है कि इन देशों के साथ मेरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना यहां से राउंड टिपिंग करके माल भेज देता है इंडिया में। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इस तरीके के चीजों को रोकने के लिए किस किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन जब डिटेल करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को पढ़ेंगे भी। तो ये समझने में हमको एक ही न्यूज याद रखना है कि भारत और ब्रिटेन के साथ क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आया है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये रॉबर्ट फ्रांसिस साहब जो है कि वेटिकन सिटी के नए पोप चुने गए। वेटिकन सिटी अपने आप में एक स्वतंत्र देश भी है। और ये प्रोविस्ट साहब जो हैं, ये किसका स्थान लेने वाले हैं, तो पोप फ्रांसिस। वो पिछले वाले पोप फ्रांसिस काफी चर्चित पोप थे, बहुत ही पॉपुलर ये पोप थे, बहुत ही चर्चित थे, जैसे मोदी जी टाइप मामला, ठीक है। इनका 88 वर्ष में निधन हो गया था पोप फ्रांसिस साहब का। उसके बाद अभी ये जो प्रोविस्ट साहब हैं, ये बने हैं नए पोप। इसका उपनाम दिया गया है, क्या दिया गया है उपनाम, निकनेम, लियो 14, है ना। एक्स इसको पढ़ते हैं ना 14, यानी कि x5 होगा तो 15 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो लियो 14 इसका नाम दिया गया है। तो लुई 14वां एक फ्रांस का राजा था, उसी तरीके से याद रखेंगे, इनका नाम दिया गया है लियो 14। अब ये लियो 14 के उपनाम से जाने जाएंगे। और दूसरी बात, ये अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं। आज तक अमेरिका से पोप नहीं चुना गया था। आप समझो कि इतना बड़ा कंट्री, उसमें भी ईसाई धर्म मावलंबी बहुत लोग रहते हैं। ये तो ईसाई कंट्री है एक तरीके से अमेरिका, ऐसे तो वो सेकुलर है, लेकिन अमेरिका से चुने जाने वाले ये पहले पोप हैं। आप समझ लीजिए कितने बरस होंगे। पोप का नंबर भी 267 है, वेटिकन सिटी में ये 267 नंबर के पोप हैं, लेकिन अमेरिका से पहले चुने गए पोप हैं। तो पोप का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्ट। ये वेटिकन सिटी के पोप चुने गए हैं, पहली जानकारी।
दूसरी जानकारी क्या है कि अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं। और तीसरी जानकारी क्या कि इसका 267वां स्थान है वेटिकन सिटी में पोप के नंबर में, और पोप फ्रांसिस का इन्होंने स्थान लिया है जिनका कि 88 वर्ष में निधन हो गया था। सारा डाटा क्लियर है, एक एक चीजें याद होते जा रही है, बताइए क्लियर है या ऑल क्लियर है? समझ में नहीं आया कुछ, ये समझ में आ गया? कुछ तो बोलिए। समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए ओके। ट्रम्प प्रशासन क्या कर रहा है कि अमेरिका को स्वेच्छा से जो लोग छोड़ दे रहे हैं ना, उसको $1000 दे रही है। ये मतलब ट्रम्प साहब सबको भगा के मानेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वहां फॉर्म भरवाया जा रहा है कि आप अगर अमेरिका के नहीं है और आपको अपना देश जाना है तो जो क्या कहते हैं फ्लाइट का खर्चा होगा वो भी ट्रम्प प्रशासन उठाएगी, और आपको वहां से बेड़ियों में बांध के भारत और जैसे छोटे छोटे देशों में जहां भी हैं वहां आपको भेज दिया जाएगा, और साथ के साथ $1000 जो है कि आपके पैकेट में भी दे दिया जाएगा। तो भारत के हिसाब से कितना हो गया जी? 85,000 रुपया भी दे दिया है कि जाइए भारत में रहने होने का व्यवस्था तत्काल तौर पे हम कर दे रहे हैं। तो ये ट्रम्प प्रशासन ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये न्यूज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो भी यूरोपीय देश हैं या फिर पश्चिमी देश हैं, अब प्रवासी को लेकर के सारे लोग जो है कि काफी एक्टिव हो गए हैं। अभी आप देखे होंगे कि ब्रिटेन क्या किया है कि जो स्थानीय निवासी में वीजा मिल जाता था, सॉरी इसको एक सेकंड, ब्रिटेन में जो स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र मिल जाता था यानी कि रेसिडेंस नागरिकता मिल जाता था, उसके लिए 5 वर्ष रहना पड़ता था। आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, नागरिकता चैप्टर में पढ़े होंगे इंडिया के बारे में भी, लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया है। तो ये क्यों परेशान है, ये जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गया। शिकागो का एक यूनिवर्सिटी है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। यहीं पे गए थे 1800 कितने ईस्वी में स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए, बताइए। 97 97 1891 91 हाँ 1891 में गए थे, 93 था शायद, देख लीजिएगा, 91 भी नहीं था। 93 है सर, 93 था, वाला 93 93 है। सॉरी हाँ 93 है, 91 नहीं है। तो वहीं पे गए थे भाषण देने के लिए, उसके बाद वहां से आए थे तो फिर यहाँ पे अपने स्थापना वगैरह भी किया था, वो सब जानते हैं आप लोग। तो यही शिकागो का इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो भारत में अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा, और इसके लिए यूजीसी से जो है कि उन्होंने मान्यता प्राप्त कर लिया है। तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय को देखता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो न्यूज क्या है कि इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्या किया है, अपना भारत में शाखा स्थापित करेगा, ठीक। जैसे कि भारत के भी कुछ आईआईटी गए हैं ना, आईआईटी दिल्ली ने यूएई में शाखा स्थापित किया है ना, और उसके बाद फिर आईआईटी मद्रास जो है कि एक तंजानिया में शाखा स्थापित किया है, जो अपने ब्रांचेस खोले हैं। तो उसी तरीके से वो भी कर रहा है, और भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दिया गया है आने के लिए। ये अलग बात है कि बहुत कम फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस अभी तक इंडिया में खुल पाया है। ये बहुत जरूरी है कि अलग अलग देश की यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में खुले, ठीक है। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र का आयोजन हुआ, ठीक है। चलिए सीरिया में देखिए सीरिया में क्या हुआ है कि जो सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति है उसका नाम है अहमद अल सारा। 25 वर्षों में पहली बार जो है कि राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात किया है सीरिया के किसी राष्ट्रपति से। क्यों? क्योंकि सीरिया गृह युद्ध से जूझ रहा था, और पिछले साल सीरिया में क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं। तो वहीं के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल सारा, उनसे जो ट्रम्प राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इन्होंने मुलाकात किया है, और ये पिछले 25 वर्षों में ऐसा करने वाला जो है कि पहले वो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो इस तरीके की घटना क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि समझिए कि सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है, बशर अल असद की जब सरकार चली गई है वहां से, तो वहां एक तरीके का शांति स्थापित हो रहा है। नहीं तो आप 2016, 17, 13, 14 में जब आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो डेली खबर आता था आज रूस की तरफ से विमान जा रहा है सीरिया में। 2018-19 में तो पूरा 17-18 में तो पूरा रूस इधर से विमान मार रहा है, अमेरिका उधर से जो है कि मार रहा है, कोई राष्ट्रपति का सपोर्ट कर रहा है कि कोई अगेंस्ट कर रहा है, इस तरीके की खबरें आती थी। तो एक शांति का संदेश है। ट्रम्प साहब कुछ करें ना करें, सबको जबरदस्ती करके भी युद्ध बंद करवा देता है। भारत पाकिस्तान में क्या हुआ, बंद करो नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसको यूक्रेन को और रूस को बोल रहा है, दोनों को दबाव डाल रहा है। तो ये जरूरी भी है, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति ही अंतिम रास्ता है, ठीक है। तो वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ये पहले भी होता था, यूएई बहुत पहले से चला रहा है गोल्डन वीजा कार्यक्रम। गोल्डन वीजा कार्यक्रम के तहत क्या होता है कि आपको 10 वर्ष के लिए वीजा दिया जाता है, यानी कि आप एक बार वीजा ले लीजिए, 10 वर्ष तक आइए और आराम से रहिए। वह शर्त क्या रहता है कि कुछ निवेश करना होगा,
या फिर आप टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं। सबको नहीं मिलता है, जो लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। जैसे कि अभी इनका जो मैथमेटिशियन है हमारे बिहार के, कौन है, आनंद साहब, इनको भी दिया गया था, संजय दत्त को भी दिया गया था, कुछ लोगों को दिया गया था। यूएई वाला मिला था। और अब क्या किया है, वियतनाम ने स्टार्ट किया है। और अमेरिका का वीजा लेना है, कितना करोड़ लगेगा जी, बताइए। 44 1,000। करोड़ रुपया, 44 करोड़ यस, शायद। 44 करोड़ रुपया अमेरिका में वीजा लेना है। तो वहां तो सबसे बेस्ट है अमेरिका वाला, वहां ले लो तो वहां का नागरिकता भी साथ साथ दे देता है। ये लोग नागरिकता नहीं देते हैं, दुबई वाले या ये लोग यूएई वाले, ये लोग नागरिकता नहीं देते। हाँ, रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे कुछ हैं जान पहचान के लोग जो दुबई में रह रहे हैं, बहुत ही शानदार लाइफ स्टाइल है। कोई टैक्स वैक्स का झंझट नहीं है। आज भी मुझे हमको वो टैक्स वाला फोन किया था, परेशान करके रखा हुआ है। तो कोई टैक्स वैक्स का झंझट नहीं है, आराम से रहिए, कोई इनकम टैक्स मत दीजिए। आप कमाइए, 1 लाख रुपया मान लीजिए आप कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे 30,000 रुपया कोई छीन ले, कैसा लगेगा? और वापस ले तो ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बदले सुविधा क्या मिलता है? बिजली ठीक से मिलता नहीं, इंटरनेट स्पीड मिलता नहीं, रोड हमारा ठीक नहीं है, और सरकार को टैक्स पे दिए जा रहा है। टैक्स का पैसा जब देते हैं सरकार को तो वो बर्बाद करके रख देता है, उनसे मैनेजमेंट होता नहीं है। खैर, सरकार को सुधार करना चाहिए इसमें। वहां कोई टैक्स नहीं है, तो वियतनाम ने ऐसा काम किया है। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जब जवाबी हमला कर रहा था भारतीय सेना पाकिस्तान के विरुद्ध, तो वहां के केराना हिल्स पे क्या किया है? केराना हिल्स के जो स्थित सरगोथा एयरबेस है, ये नाम याद रखेंगे कि हाल ही में चर्चाओं में आया था। सरगोथा एयरबेस किस देश से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान से संबंधित है। और किस इलाके में है? तो किराना हिल्स इलाके में स्थित है ये सरगोथा एयरबेस। उसको जो है कि काफी क्षति पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो कशिफ चौधरी ने इतिहास रचा है, वो पहली अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की महिला है जिन्होंने कि इस आसाम प्रांत में भी सहायक आयुक्त की मतलब कि पद पे चली गई है। तो ये अच्छी खबर है ये कशिश चौधरी के लिए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस तरीके से आप जानते ही हैं वहाँ चल रहा है मामला। रूस और यूक्रेन के बीच जो है कि युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रहा है, और इसके लिए सहमति बना है कि तुर्की के इस्तांबुल में जो है कि वार्ता होना है, और वहाँ जेलेंस्की साहब पहुंचे हुए हैं। और इनको ट्रम्प साहब से, सॉरी ट्रम्प नहीं, ये पुतिन साहब से मुलाकात की बात चल रही है। तब देखिए पुतिन जी जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या होता है, या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजते हैं, लेकिन जेलेंस्की जी वहां पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये जो ना कतर इसमें बहुत आगे था। दो देशों के बीच में अगर कोई भी मध्यस्थता होना ना, तो कतर इसमें बहुत आगे था। लेकिन इस बार ये बैठक तुर्की में हो रहा है। आप नहीं तो कतर बहुत छोटा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन वहां पे मध्यस्थता का बैठक जबरदस्त होता है। किसी भी दो देश को कराना हो, आतंकवादी संगठन के साथ मध्यस्थता कराना हो, या दो देशों के बीच के झगड़े को निपटान करना हो, तो ईगो हो जाता है ना, हम काहे जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला बोलेगा हम काहे जाएंगे इंडिया। तो चलो भाई, दोनों बैठेंगे कतर में, वही बात करेंगे। ठीक है, तो कतर वाला बढ़िया होटल होटल से जाकर रखता है, आइए सर, मारपीट नहीं कीजिएगा, बैठिएगा और आराम से जो है कि हम लोग मध्यस्थता पे बात करते हैं। अब कहिएगा कि सर ऐसा कैसा होता है, आतंकवादी संगठन के साथ भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, मध्यस्थता होता है ना, हमास वगैरह जैसे है, या फिर अफगानिस्तान वाला भी मध्यस्थता तो वहीं कतर में ही हुआ था, जो अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये तुर्की में हो रहा है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो होगा क्या ना कि कतर कतर सब जानते हैं, चर्चा में रहता है, तो कतर भी मार देंगे, तुक्का लगाएंगे, तो नहीं, तुर्की में हो रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध विराम का मध्यस्थता चल रहा है। ठीक है, चीन के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला जो है कि पैन जीनोम विकसित कर लिया है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ब्रिटेन वाला मैंने आपको पढ़ा ही दिया। चलिए, ये एक ऐसे ही न्यूज है कि एडन अलेक्जेंडर जो है कि 21 वर्षीय व्यक्ति था, जो कि गाजा में, आपको पता है ना कि गाजा के लोगों ने क्या किया था, इजराइल के ऊपर वो हमला करके वहां के कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। जो वो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां के कुछ लोगों को बंधक बनाने के बाद उसमें एक इजरायली अमेरिकी नागरिक का क्या मतलब हुआ कि अमेरिका का पैदा हुआ नागरिक वो इजराइल में आके रह रहा था, इजराइल की नागरिकता उसने प्राप्त कर लिया था। तो वो, उसका नाम था एडन अलेक्जेंडर, और अंतिम ये व्यक्ति था, इसको जो है कि जो ये बंधक बनाया गया था, हमास ने इसको रिलीज कर दिया, बस इतना ही। फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, और इसका थीम क्या रखा गया है? आप जानते हैं कि फ्रांस में ही हमेशा कांस फिल्म फेस्टिवल होते रहता है, तो प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन, इसका थीम रखा गया है कांस फिल्म फेस्टिवल का, ये याद रखना है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन आए हैं? मार्क कार्नी, ये इनका नाम आप लोग जानते हैं। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के 2 मंत्रियों को शामिल किया है, एक अनीता आनंद जो कि विदेश मंत्री हैं, और मनिंदर सिद्धू जो है ये ट्रेड मिनिस्टर हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान ये रखना है कि मार्क कार्नी के आने के बाद जो कनाडा भारत के रिश्ते बिगड़ गए थे, इनके आने के बाद सुधार हुआ है। और मार्क कार्नी साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं। वो ट्रूडो की तरफ पगला नहीं है। वो ट्रूडो क्या था, उसके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, विरासत में गद्दी मिला था, चलाने कुछ आता नहीं था, नवाबी करते रहता था। भाई, भारत के साथ कनाडा का कभी संबंध खराब नहीं रहा,
और उनके कार्यकाल में अपना वोट बैंक के चक्कर में पूरा का पूरा भारत के साथ संबंध खराब कर दिया था उन्होंने। ठीक है, ये बहुत खतरनाक न्यूज है। अब देखिए कि क्या होता है लोकतंत्र, और कहाँ लोकतंत्र जब नहीं रहता है तो क्या होता है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने क्या किया है, शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको जो राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन प्राप्त था, जो पंजीयन वहां पे किया गया था, उसके रजिस्ट्रेशन को ही रद्द कर दिया है। यानी कि अब अगर बांग्लादेश में चुनाव होता है तो, अगर मान लो कि शेख हसीना भारत में है, लेकिन इनके सारे एमपी एमएलए मंत्री तो अभी हैं ना बांग्लादेश में, अगर चुनाव होता है तो अगर अवामी लीग रजिस्टर्ड पार्टी रहती तो वो लोग भी चुनाव में भाग ले सकते थे, लेकिन इनके पार्टी को ही रद्द कर दिया था। अब ये पूरी की पूरी पार्टी के लोग ही जो है कि भाग नहीं ले पाएंगे, तो अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इस पे बात करते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिक्की एंड सीआईआई ने में के सहयोग से क्या है, मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना करने की घोषणा की है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में क्रिएटिविटी के से रिलेटेड जो है कि आपको पढ़ाई की जाएगी। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक फिक्की के बारे में जानना, एक सीआईआई के बारे में जानना। तो क्या है फिक्की, जानते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जी आइडिया सर, है ये इसके बारे में? भारत की पहली, जी भारत की पहली ये मतलब क्या बोलूं, मैंने पढ़ा था। व्यापारिक संगठन है। हाँ, व्यापारिक संगठन है ये, भारत का पहला, मतलब सबसे पहला है बिल्कुल। ये। हाँ, 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास टंडन, ठक्कर नाम लिख दिया है, पुरुषोत्तम दास टंडन उनका नाम था, इनके नाम से जो है कि ये बनाया गया था। इन दोनों ने बनाया था, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1929 में। तो पुरुषोत्तम दास ठक्कर, ये भारतीय वाणिज्य उद्योग संगठन महासंगठन है फिक्की। आप और भी संगठन के बारे में एक ही साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर को पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एक है, एक संगठन का नाम हो गया सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, दूसरा संगठन का नाम है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दूसरा संगठन हो गया। उसके बाद एक तीसरा संगठन है एसोचॉम, इसको बोला जाता है, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, सीआईआई, एक सेकंड, एक पढ़ा हमने सीआईआई, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, फिक्की, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, एसोचॉम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये तीनों क्या है, तो तीनों जो है कि बिजनेस का एसोसिएशन है, तीनों ही बिजनेस का एसोसिएशन है। ये इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को ये एडवाइस देते रहते हैं। ये सरकार का कोई ऐसा विंग नहीं है, ये लोग अपने स्वतंत्र प्राइवेट संस्थान है। ठीक है, एक तरीके का ग्रुप है, एक समूह है, आप समझ लीजिए कि हाँ, ये दबाव लोग, समूह के सर तरह हाँ कार्य हाँ, करता है। प्रेशर ग्रुप की तरह है ये लोग। आप समझ लीजिए किस तरीके का काम करता है कि ये इन लोगों का, बिजनेस वालों का, ये एक तरीके का पॉलिटिकल पार्टी के टाइप का मामला है ये। ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप है, आप समझते हैं इतने। तो ये क्या करते हैं कि पॉलिसी के लिए ये सरकार को एडवोकेट करते रहते हैं, ये सलाह देते रहते हैं, एडवाइजरी के रूप में काम करते रहते हैं। ये हैं तीनों लगभग एक ही काम करते हैं, बस इसका फाउंडिंग डेट्स अलग अलग है, मेंबरशिप अलग अलग तरीके का है, और जो है कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस इसके अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग नाम है, काम तीनों का एक ही तरीके का है। पहला क्या हम लोगों ने पढ़ा, सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद दूसरा पढ़ा हम लोगों ने फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और तीसरा पढ़ा एसोचॉम, जो है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये तीन ग्रुप है हमारे यहाँ। ठीक है, तो फिक्की इसमें सबसे पुराना है, इसका तो स्थापना 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पे ही कर दिया गया था। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी खोलने की बात की गई है। जैसे कि आप आईआईटी के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप आईआईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। एक ट्रिपल आईटी होता है ना, इसके बारे में भी सुने हैं ना। इस तरीके से ये भारत के महत्वपूर्ण संस्थान बन जाएंगे। देखिए, एक न्यूज है, ये छोटा सा न्यूज है, मॉक ड्रिल वगैरह का हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो पाकिस्तान को चकमा दिया गया। लेकिन न्यूज ये निकल के आया है कि 224 ही सिविल डिफेंस जिले हैं। जिला भारत में करीबन 564 या 600 के आसपास पहुंच गया, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल 21 जिले बना दिए गए थे, और आंध्र प्रदेश में भी 11 जिले बनाए गए थे, इसी तरीके से न्यूज आया था। तो लेकिन अभी भारत में सिविल डिफेंस जिलों की संख्या की बात करें तो मात्र 244 है, बस इतना ही ध्यान रखना। सीबीआई के निदेशक थे प्रवीण सूद, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्या है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन यानी कि मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है। व्हाट इज मीडिएशन कॉन्फ्रेंस?
तो दो देशों के बीच में, दो एसोसिएशंस के बीच में या दो प्राइवेट ग्रुप्स के बीच में अगर कोई मध्यस्थता करना हो, आर्बिट्रेशन होता क्या है ना, इस चीज को समझ लीजिए कि दो चीजें होता है। एक तो है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दें या हाई कोर्ट में जाके केस कर दें। मान लो कि रिलायंस कंपनी और कोई विदेश की किसी, सिंगापुर की किसी कंपनी के साथ या फिर दुबई की किसी कंपनी के साथ, एक मान लो अरामको है ना, ये रिलायंस है इंडिया का और अरामको है दुबई का, इस दोनों के बीच में अभी पार्टनरशिप चल रहा है। मान लो कोई झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है, झगड़ा का निपटान का दो तरीका है। एक तरीका क्या होगा, जाके हाई कोर्ट में केस करें, सुप्रीम कोर्ट में केस करें। दोनों को पता है अगर केस करेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ना जाने कितने दिन चलेगा। उससे अच्छा है कि बैठ के जो है कि कोर्ट के बाहर ही मीडिएशन, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कर लेते हैं, कोर्ट के बाहर ही सलाह मुसल्ला कर लेते हैं कि चलो भाई तुम इतना पैसा दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे, और आज के बाद जो है कि हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म, हम अपना अपने जगह, तुम अपनी जगह, ठीक है। तो ये कोर्ट के बाहर ही अगर फैसला हो जाए तो ये तो सबसे बेस्ट है, कम समय में हो जाएगा। और कोर्ट में दिक्कत क्या है कि जज साहब हैं, लेकिन क्या उनको कॉमर्स की इतनी जानकारी है, इंडस्ट्रीज की इतनी जानकारी है, एक दूसरे के एग्रीमेंटशिप के बारे में बहुत डिटेल में क्या साइंटिफिक लेवल तक का जानकारी है, नहीं है। तो वो लोग वहां जो मीडिएशन में बैठते हैं, मध्यस्थता में लोग बैठते हैं, वो काफी वेल एजुकेटेड लोग बैठते हैं और एक दूसरे का मध्यस्थता करा देते हैं। चाहे तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मसला हो, अगर अलग होना हो तो आप इसमें जा सकते हैं, जा सकते हैं ना जी, सर जाएंगे ही, बाहर ही अपने से निपटा लेंगे ना। चलिए समझ में आ गया मीडिएशन क्या होता है, बताइए कुछ। हेलो, यस सर। सुन रहे हैं या सो रहे हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे सुन रहे हैं। तो लास्ट में पूछेंगे, ध्यान से सुनिए, सुनना है, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया है कि दिरांग में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोजा गया है। ये ध्यान रखना है कि भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी आप जानते हैं, तो जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका एक कुआं खोजा गया है। जियोथर्मल एनर्जी में एक्चुअली क्या होता है ना कि नीचे सल्फर वगैरह रहता है और उस जमीन के नीचे से क्या होता है ना, गर्म भाप निकलते रहता है, उसी में टरबाइन वरबाइन लगा करके बिजली उत्पादन का काम करने का प्रयास किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का दिरांग एक जगह है जहाँ पे कि पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोजा गया है, बस इतना ही जानकारी है। परमेश्वरन अय्यर, इनको जानते होंगे आप लोग, अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते होंगे तो इनका नाम काफी, कौन थे ये जी? परमेश्वरन अय्यर, इसको आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का जो है कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में, नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आपको ध्यान रखना होगा। जो मैंने सवाल स्टार्टिंग में ही पूछा था कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन शिवा में क्या अंतर है, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन शिवा में क्या अंतर है? सर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए है। हाँ, अमरनाथ यात्रा में जो पर्यटक आएंगे उसकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन और देखा शिवा जाए चला तो सर जाएगा। वो रिटेलिएट था, ये प्री एक्टिव है, पहले मतलब ना हो, बिल्कुल पूर्व सुरक्षा है। जी, तो ऐसा होना ही चाहिए कि पूर्व से ही सुरक्षा होना चाहिए। दो न्यूज है छोटा छोटा कि चिनाब नदी पर आप जानते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है उसे रद्द कर दिया गया है, रद्द नहीं सॉरी सस्पेंड किया गया है, रद्द कभी गलती से मत बोल दीजिएगा, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो चिनाब नदी पर एक बनाया हुआ था बगलिहार बैराज, बगलिहार डैम, आप इसका नाम पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तो उसको क्या किया गया है, उसके गेट को पहले कई दिनों तक बंद रखा गया। अब बंद रखने के बाद क्या किया गया कि गेट को अचानक से खोल दिया गया, तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसी तरीके से करते रहना है, बीच बीच में पाकिस्तान पे बाढ़ की स्थिति लाते रहना है। आप जान लीजिए एक और इसमें एडिशनल पॉइंट बता देता हूं कि अफगानिस्तान ने आज ही बोला है कि हम भी जो है कि समझिए, इसको डिटेल में समझ लीजिए, ये न्यूज आपको आगे इस काम आएगा। देखिए, यह है भारत, सॉरी अरे मिटाएंगे तो पूरा ही मिट जाएगा, इतना गंदा नक्शा तो कभी नहीं बनाते थे। चलो समझ लेते हैं, ये भारत है, ये आपका इधर से ऐसे करके पाकिस्तान है, और इसके इधर एक अफगानिस्तान कंट्री है। तो भारत से भी कुछ नदियां जो है कि पाकिस्तान में बहती हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां पाकिस्तान में बहती हैं। और कुछ नदी का हालात तो ऐसा है, जैसे ये सिंधु नदी है मान लो, तो सिंधु नदी में ही आके वो मिल भी जाता है। तो अफगानिस्तान ने, भारत ने तो इधर से सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया है,
अफगानिस्तान बोल रहा है कि हम भी अपने इसके ऊपर डैम बनाएंगे, अब पानी को रोकेंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं जाने देंगे। और वही भाषा में जवाब दिया है अफगानिस्तान ने कि जो ये जो पानी बह रहा है ये हमारा अफगानिस्तान का खून बह के पाकिस्तान जा रहा है, और हम अपने ब्लड को जो है कि फ्लो इस तरीके से नहीं होने देंगे। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये कौन बोला है? ये स्टेटमेंट है अफगानिस्तान के जो अभी सेना प्रमुख हैं एक तरीके के, उन्होंने ही ये बोला है। और जिस तरीके से वहां के सेना प्रमुख ने बोला था ना कि ये युद्ध अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो बोला अफगानिस्तान ने कि हम भी अपना पानी रोकेंगे, डैम बनाएंगे, डैम का निर्माण करेंगे। और सबसे मजे की बात क्या है, भारत इसमें पैसा लगा रहा है अफगानिस्तान में डैम बनाने में। तो अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अफगानिस्तान का, भारत ने तो पानी रोका ही रोका, अफगानिस्तान से भी जो पानी आ रहा था उसको रोक दिया गया है। और एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अफगानिस्तान के साथ अब आधिकारिक तौर पे वार्ता स्टार्ट कर दिया है, यानी कि डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देश में फिर से भेजे जाएंगे। जो एम्बेसडर होता है वो नियुक्त किए जाएंगे, वो एम्बेसी फिर से खोल दिया गया है। इंडिया जो भारत वाला एम्बेसी, अफगानिस्तान वाला दिल्ली में एम्बेसी था, उसको रीओपन कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान समझ में आएगा कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर किस तरीके से दोनों तरफ से उसको पानी के मुद्दों पर घेरेगा। और अगले 10-15 साल में जब डैम बन के तैयार हो जाएगा, जो पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर उसको कितना महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी हो गया है कि इस तरीके से अफगानिस्तान पे अब डैम बनाने वाला है। चलिए, वही है ऑपरेशन सिंदूर में जो है कि 2 डिफेंस सिस्टम है। तो ये डिफेंस सिस्टम जो S-400 था उसका नाम दिया गया सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन S-400 को नाम दिया गया, ये ध्यान रखेंगे, ये देसी नाम दिया गया एक तरीके का। और स्वदेशी रडार प्रणाली जो था आकाश ने, इन दोनों ने मिलकर नाकाम किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी रडार प्रणाली जो एक आकाश था और ये एक S-400 था, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया गया, तो भारत ने क्या किया कि 2 फाइटर जेट, एक JF-17 जिसके बारे में मैंने चर्चा किया कि ज्वाइंट फाइटर 17, ये पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाया था, जिसको कि भारत ने मार गिराया है। और एक F-16 जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों दिया था पता है? आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया था। ये तो हिपोक्रेसी है अमेरिका का। तो इस दोनों को मार के गिराया गया और बहुत बेइज्जती फील हुआ है अमेरिका को। आप समझ रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की धरती पे F-16 मारा गया, मतलब गिराया गया, लेकिन बनाया कौन था? अमेरिका। अमेरिका के डिफेंस कंपनी का शेयर डाउन हो गया था उसके बाद। और भारत, जैसे ही आप देखे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद इंडियन डिफेंस जो इंडस्ट्रीज हैं उसका शेयर अप हो गया था। इससे अडानी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, टाटा डिफेंस है, सबका शेयर प्राइस चढ़ गया था। क्यों? ट्रायल एंड टेस्टेड हो गया ना। S-400 का डिमांड बढ़ गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड तो बढ़ गया है। अब फिलीपींस फिर से बोला कि हमको 2-4 ब्रह्मोस और दे दीजिए। तो रक्षा एक तरीके से युद्ध जो है ना, भारत को इकोनॉमिक डिफेंस के क्षेत्र में तो फायदा ही देके चला गया है। ठीक है, ये एक ध्यान रखना है कि ये जो कंधार विमान हाईजैक हुआ था, ये काफी दुर्दांत घटना हुआ था। मतलब नेपाल के रास्ते से घुसा, यहाँ से विमान उड़ा था, जम्मू कश्मीर के दिल्ली के आसपास से उड़ा था विमान, और वो अफगानिस्तान के लिए जा रहा था। उसी में कंधार में बीच में उसमें 2 आतंकवादी भी बैठे हुए थे उस विमान में, और उसके बाद उसको क्या हाईजैक कर लिया गया था। काफी मतलब दुर्दांत है। इसका आपको एक डॉक्यूमेंट्री में भेज दूंगा, देखिएगा, BBC बनाया है, बहुत काठमांडू से दुर्दांत। उड़ा था सर, काठमांडू से। हाँ, वहीं से कहीं से उड़ा था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। ठीक है, तो वो उसका जो मूवी, वो सीरीज है ना नेटफ्लिक्स पे, उनकी क्या नाम क्या है नाम, उसका? मैंने देखी है वो, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जो थप्पड़ ओके, ठीक बनाया है। अगर उन्होंने ही बनाया है। अच्छा, ये विजय BBC वर्मा पे है, इसका, विजय वर्मा ने हाँ, भी दो। BBC विजय पे इसका वर्मा। जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसका जो मुख्य साजिश करता था रऊफ असगर, ये मारा गया है। इस बार तो ढेर मतलब कि क्या कहते हैं, थोक के भाव में मारे गए आतंकवादी लोग। तो रऊफ असगर ये मारा गया है। ये कौन था? कंधार अपहरण कांड का मुख्य साजिश करता। क्या इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? जी हाँ, पूछे जाते हैं। एक बार एक एग्जाम में मैंने देखा था कि अफगानिस्तान में जो अभी उसके प्रधानमंत्री कौन है, जो भी वो आतंकवादी कहिए या जो भी कहिए, उनका नाम ही पूछ लिया गया था। ठीक है, नहीं सर, बीपीएससी में ही पूछा था, जो मतलब लास्ट अमेरिकी सैनिक कौन वहां से बाहर हाँ, निकला ये था भी पूछ लिया गया अफगानिस्तान। था। लास्ट अमेरिकी सैनिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अभी पेपर SI में का एग्जाम पूछे हुआ था, जाते। उसमें भी पूछा था राष्ट्रपति का, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम। हाँ, जो छोड़ के भाग गया था, तो पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टार्टअप्स, योग स्टार्टअप है, योग स्टार्टअप का मतलब क्या कि ठेला लगा लिए, वो नहीं। योग स्टार्टअप का मतलब है कि आप रियल में स्टार्टअप कर रहे हैं। वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप ऐप बेस्ड स्टार्टअप ही है, लेकिन फिर भी
जो भी स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है उसके लिए क्या किया गया है कि सरकार ने संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दिया है। क्रेडिट गारंटी का मतलब समझते ही हैं आप लोग। इसमें प्रति स्टार्टअप अधिकतम 20 लाख की गारंटी कवर सरकार देगी। सॉरी 20 करोड़ का, 20 लाख का क्या बात कर रहा हूँ मैं। 20 करोड़ का जो है कि ये स्टार्टअप्स को गारंटी कवर के रूप में दिया जाएगा। तो ये मेंस और इंटरव्यू के बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप बता सकते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक जरिया नहीं है। अभी सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए जो है कि संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 20 करोड़ रुपए तक का अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवर को दिया है। तो इस तरीके से एक नए नए सेक्टर्स युवाओं के लिए खुल रहे हैं और स्टार्टअप्स बहुत बेहतरीन चीज होता है। आप इसके लिए एक शो का भी नाम ले सकते हैं जो सोनी टीवी पे आता है। क्या नाम है जी उसका? शार्क टैंक। शार्क टैंक। ठीक है, तो इसका नाम बता सकते हैं। तो 20 करोड़ रुपया अधिकतम क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक और जो है, भारतीय सेना ने हारूप ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये हारूप ड्रोन जो है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया था। ये ध्यान रखना है कि हारूप ड्रोन भारत ने कहां से खरीदा था? तो इजराइल से खरीदा था। बस एनटीपीसी का आप जानते हैं नाम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है ये एक महारत्ना कंपनी है। आप नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना के बारे में जानते होंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है। तो यहाँ पे एक जानना है कि एनटीपीसी का ही एक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये एनटीपीसी ग्रीन क्या करता है ना, जो फ्लोटिंग सोलर पावर देखते हैं ना आप लोग, सोलर पावर प्लांट बनाने का काम, लगाने का काम ये एनटीपीसी ही करती है। वो उसी का एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उसके जो है कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सरिता महेश्वरी को। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब समझिए, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गया। इसको समझते हैं बहुत डिटेल से। पहले एक पेज लेते हैं, बिल्कुल यहां समझिए। इस तरीके से इंडिया है, यहाँ पे पंजाब होगा, यहाँ पे कलकत्ता है और यहाँ पे पंजाब है। कलकत्ता से लेकर के अमृतसर तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजर रहा है। तो आपको पता है कि इसी बीच में कहीं पे बिहार पड़ने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से यहां तक का क्या होगा कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका कि एक नोड का मतलब कि कॉरिडोर के बीच में मान लीजिए कि एक रास्ता मैंने बनाया, गलियारा, इसके बीच में छोटे छोटे शॉप होंगे ना, छोटे छोटे जगह। तो वही एक गलियारा जो है कि गुजर रहा है, उसी में से एक नोड जो है कि गया और औरंगाबाद होके भी गुजरता है। ठीक है, अब इसमें समझिए न्यूज क्या आया है, इसको देखिए। आगे तो इसमें क्या था कि प्रस्तावित ग्रीन फील्ड परियोजना था इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बजट में ही बोला गया था, जो कि अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जो है कि बनाया जाएगा। तो उसको क्या हुआ है, अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि इस तरीके से हमारे बिहार में भी और इंडस्ट्री वगैरह लग रहे हैं। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बिहार की न्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, आप जानते हैं विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो विराट और रोहित ये दोनों ने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो बस ये छोटी सी जानकारी है। जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ा है। और जर्मनी को किस मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो जो पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले के मामले में, तो जर्मनी जो है कि पहले तीसरे स्थान पे आया करता था, लेकिन भारत आ गया है तीसरे स्थान पे। पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने में कौन सबसे आगे है? सबसे पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत आ गया है। अब चौथे नंबर पे जर्मनी चला गया है। तो ये बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है हमारे लिए। चीन और अमेरिका के बाद पवन और सौर ऊर्जा में किसका नंबर आ रहा है? भारत का आ रहा है। ठीक है, भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत बौद्ध केंद्र क्या है, आप क्या जवाब देंगे? कि भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए यह एक केंद्र बनाया गया है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। डेट याद रखना है कि कब मनाया जाएगा। जैसे 21 जून को योगा दिवस, उसी तरीके से 23 सितंबर को अब क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा। गलियारा क्या होता है ना, कॉरिडोर होता है कि इधर से इधर मध्य प्रदेश है बीच में हमारा, और इधर राजस्थान है, लोग सटा हुआ है दोनों। ठीक, तो इसके बीच में क्या है कि पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य और राजस्थान का जो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, इसको शामिल किया गया। इस बीच में क्या किया गया है? एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। कॉरिडोर का मतलब क्या? रास्ता बनाया गया नहीं, वो जंगल वगैरह लगा दिया जाता है। थोड़ा सा मान लो कि 20 किलोमीटर दूरी में इधर है ये मुकंदरा हिल्स है, और 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है कि ये गांधी सागर अभ्यारण्य है। तो उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग
एक घना वृक्ष वगैरह लगा करके वो चीता को पास करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाता है कि इस जंगल से भाग के चीता उस जंगल तक में जाया जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चीता कॉरिडोर बनाया गया और ये पहली बार अंतरराज्यीय किया गया है। ठीक है, पहले क्या होता है, राज्य के अंदर ही होता था कि एक यहाँ पे अभ्यारण्य, एक वहां पे अभ्यारण्य, तो इस दोनों को कनेक्ट किया जाता था। इस बार क्या हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाया है। ठीक है, भारत ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भागवस्त्र भागवास्त्र को जो है कि बनाया है। ये क्या है, ये समझ लीजिए कि आज के समय में ड्रोन वॉरफेयर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब कितना ही बड़ा बड़ा टैंक वगैरह बना के रखो, पूरा सिस्टम बना के रखो, एयर डिफेंस सिस्टम बना के रखो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ड्रोन आता है, आपके डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए घुस जाता है। आप समझ लीजिए कि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि जब रूस के ऊपर, वो भी मॉस्को में, यूक्रेन का ड्रोन घुस गया था रूस के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए। आप समझिए कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत ही हम लोग इतना कूद रहे हैं कि हमको S-400 दे दिया है, S-400 दे दिया है, और रूस के पास तो 500 है जी, S-500। उस S-500 सिस्टम को भी धता बताते हुए जो है ना, वो ड्रोन घुस गया था मॉस्को में, जाके उसके एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे हमला किया था और उसके खिड़की के कुछ शीशे उसे तोड़े थे। इससे बहुत लोग मरे तो नहीं थे, कुछ लोग घायल हुए थे। तो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना अब बहुत जरूरी हो गया है। एंटी मिसाइल, एंटी सबमरीन वगैरह तो बनाते ही हैं, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम तो वही जो है कि स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है, भार्गवास्त्र। ये जो है कि सफल परीक्षण इसका किया गया है और यह प्रणाली 2.5 किलोमीटर तक की दूरी में आने वाले छोटे ड्रोन्स को पता लगाकर उसे क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। ड्रोन इतना ही छोटा होता है ना कि चिड़िया है कि ड्रोन है, वो रडार में पता ही नहीं चलता है और तब तक में ड्रोन घुस जाता है आपके देश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में आएगा, भार्गवास्त्र। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, भारत का स्वदेशी है। डॉक्टर अजय कुमार, ये इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है और ये आईएएस अधिकारी थे पहले, तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। पहले रक्षा मंत्रालय में इन्होंने काम भी किया था, अभी ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर अजय कुमार सर से कि जो 3 क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में गलत सेट किया था, क्या किया उन्होंने 2024 में 3 क्वेश्चन गलत सेट किया था, क्या किया, तीनों क्वेश्चन को हटा दिया और उसी 97 क्वेश्चन पे रिजल्ट जारी किया। 97 क्वेश्चन को 200 मार्क्स में डिवाइड कर दिया और इस 3 क्वेश्चन का सबको बेनिफिट दे दिया। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। इतना बड़ा संस्थान हो के 100 क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर पाता है, क्या ही चल रहा है। ऐसा गलती सिर्फ बीपीएससी नहीं करता, यूपीएससी भी करता है। यूपीएससी तो बहुत स्मार्ट, ये कितना 1 साल के बाद देगा आपको क्या, मार्कशीट, और 1 साल के बाद देगा क्या, आंसर की, ताकि आप भूल भाल गए हो कि हम क्या लगाए थे, लगाए थे, बी लगाए थे। और केस भी कर दीजिएगा ना, तो क्या होता है ना कि जिस साल आपने केस कर दिया यूपीएससी के ऊपर, तो उस साल आप पेपर दे ही नहीं सकते हैं। और केस अगर 2-3 साल लंबा चल गया तो फिर तो आप हो गया खत्म, या फिर एजे खत्म हो जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक आप पेपर नहीं दे सकते हैं, क्या ही कीजिएगा, ऐसा ही सिस्टम। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। बस ध्यान रखना, मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाया जाना है। ये घोषणा अमित शाह जी ने किया है एकदम भरे संसद में कि देश को पूरा नक्सल मुक्त करेंगे। कब तक, मार्च 2026 तक। उसी के लिए सीआरपीएफ और राज्य पुलिस मिल करके एक संयुक्त मिशन चला रही है। उस मिशन का नाम क्या है, मिशन 2026। तो दे देगा मिशन का नाम, मिशन 2026 क्या है, तो ये है नक्सल मुक्त देश को बनाना है मार्च 2026 तक, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिशन 2026। ठीक है, ये एक सूचना है कि जेवर में 6ठे सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी मिल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ना, ये सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत आगे है और ये अच्छी बात है देश के लिए कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में भी हो रहा है। बस ये समझ लीजिए, इस खाली इस न्यूज को जान लीजिए, इसे तो पूछेगा नहीं शायद। जो चीन का है ना एक सरकारी ग्लोबल टाइम्स, जैसे हमारा क्या है डीडी न्यूज है, संसद टीवी है, उसी तरीके से सरकार का चीन के सरकारी समाचार एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स और सिंघवा न्यूज, इन दोनों को, और तुर्की का एक है न्यूज एजेंसी टीआरटी वर्ल्ड, इस तीनों के ट्विटर अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये एकदम फर्जी फर्जी खबर फैलाते रहता है भारत के खिलाफ, जबरदस्त प्रोपेगेंडा का काम ये ग्लोबल टाइम्स और सिंघवा न्यूज एजेंसी करते रहता है। आप इसको देखिए जरा, न्यूज़पेपर को पढ़िए तो समझ में आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर तो नहीं, वो ऑनलाइन आता है। ये नीरज चोपड़ा जी क्या हुए हैं, टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मानक उपाधि इनको दी गई है। बस ऐसे ही जानकारी के लिए। चलिए लास्ट पेज है बिहार करंट अफेयर, उसके बाद हम लोग पूछेंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। संजय सरावगी हैं आपके भूमि और राजस्व सुधार मंत्री। इन्होंने क्या किया, ये दरभंगा के विधायक हैं, दरभंगा से हैं, एक क्षेत्र दरभंगा के एक क्षेत्र से वहीं से विधायक है। इनके घर पे जाते आते रहते थे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे ना।
तो बोलते थे कि आ जाइएगा। विधायक जी को बोलते थे कि यहाँ ये सुविधा, वो सुविधा दे दीजिए, तो कहते थे बार-बार आके हम लोगों को जो है ना रिमाइंडर दिलवाते रहिएगा, तब आपका काम होगा, नहीं तो हम भूल जाएँगे। ठीक है, तभी ये मंत्री बन चुके हैं। तो एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है इनके द्वारा। ये क्या है और बिहार ऐसा करने वाला जो है कि पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या किया किया है कि नदी, आर्द्रभूमि, तालाब जितने भी जल के संस्थान हैं, उसका एक एटलस बनाया गया है। जैसे कि हम बनाएँ कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एटलस बनाएँ, तो कैसे बनाएँगे? मान लीजिए ये आपका बिहार है। ठीक है, तो हम बताएँगे कि यहाँ पे एक ताल है, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे एक झरना है। तो वो क्या होगा कि सिर्फ़ वाटर बॉडीज़ कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है राज्य में, उसका एक एटलस हो जाएगा। जैसे कि बर्ड एटलस मान लीजिए बनाएँगे, तो बनाएँगे कि यहाँ पे जो है कि ये क क्रैन मिलता है, यहाँ पे सारस मिलता है, यहाँ पे कौवा मिलता है, इस तरीके से एक वर्ड एटलस बनाएँगे। बर्ड ए का एटलस बनाएँगे। उसी तरीके से मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एटलस बनाना है, तो क्या करेंगे? भारत के 3800 सॉरी बिहार के 3800 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसको उसको देंगे। फिर जहाँ-जहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसको देंगे। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, वाटर बॉडीज एटलस बनाया है और ऐसा करने वाला जो है कि बिहार राज्य बन गया है और इसका लोकार्पण किया गया है। इसको ध्यान रखना संजय सरावगी ने किया है। ऐसा नहीं हो कि आ जाए कि किसने किया है, तो पर्यावरण एवं जल संरक्षण मंत्रालय ने किया है, वो नहीं। पर्यावरण विभाग ने नहीं किया है, किसने किया है? भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में इसको बताया। चलिए एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया गया। अब देखिए कि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण आपको फंसाने के लिए क्या दे देगा कि बिहार का ऊर्जा विभाग जो है ये एसबीपीडीसीएल एनबीपीडीसीएल दे सकता है, लेकिन नहीं, मिला किसको है? श्रम संसाधन विभाग को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया, याद रखना। अब समझिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इसको बहुत अच्छे से समझना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे आप जानते हैं कि एनएसओ ये करते रहता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको बोलते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा 2025 में आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार का मातृ मृत्यु दर जिसको कि एमएमआर बोलते हैं, उसको उसका क्या हुआ है कि 100 हो गया है। तो हम सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं आपको कि आईएफआर क्या होता है और एमएमआर क्या होता है, उसके बाद आप जो है कि इसको जानेंगे। चलिए, सॉरी। तो आईएमआर एक होता है आईएमआर, ये पढ़ते होंगे आप लोग, और एक क्या होता है एमएमआर, दोनों में क्या अंतर है उसको बेसिकली समझिए। जो आईएमआर होता है उसमें उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चा मरा। बच्चा कितने दिन का? 0 से लेके 1 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा मरता है, 1 वर्ष में प्रति 1000 बच्चा जो जन्म लिया, मान लो कि 20 बच्चा मर गया या 23 बच्चा मर गया, और 1 साल में कितना बच्चा जन्म लिया था? प्रति 1000 बच्चे पे जितना भी बच्चा जन्म लिया हो, पर 1000 बच्चे में से अगर 23 बच्चा मर गया, 0 से 1 वर्ष तक का बच्चा, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है? ड्यूरेशन क्या है? 1 वर्ष है, 0 से 1 वर्ष तक का। कौन मरेगा? बच्चा, बच्चे की माँ नहीं। अगर बच्चे की माँ मरेगी तो वो एमएमआर होगा। वो होता है ना डिलीवरी के टाइम कई बार जो है कि प्रसव पीड़ा से महिलाएँ मर भी जाती हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होता है तो। उसके लिए बाकायदे आशा वर्कर वगैरह पूरा लगाया गया है, पूरा सिस्टम बनाया गया है। सरकार शायद वो एम्बुलेंस वगैरह भी भेज देती है। वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरव्यू वाले क्लास में सबको डिटेल में जानेंगे। तो 23 मगर मान लो कि 1000 एक प्रति 1000 में से अगर 23 बच्चा मर गया तो आईएमआर कितना हो गया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 हो गया। ठीक? उसी तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि माता कितनी मरी, इसका आंकड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझिए कि जन्म माता ने जिस दिन बच्चे को जन्म दिया उससे लेकर के उसके लिए 42वें दिन तक, क्योंकि अब मान लीजिए कई बार होता है क्या कि छोटे ऑपरेशन से, कई बार बड़ी ऑपरेशन से, जिसको कि सिजेरियन डिलीवरी बोला जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा होते हैं, उसमें 0 से लेकर के 42 दिन तक अगर बच्चा जच्चा उसको बोला जाता है, अगर माता जिंदा रह गई तो समझा जाता है कि अब वो जीवित रह जाएंगे, अब वो नहीं मरेंगी। ठीक है? इसमें क्या होता है कि प्रति 1 लाख, यहाँ क्या था? प्रति 1000, यहाँ क्या है? प्रति 1 लाख माताओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया, उसमें से कितनी माताएं मर गई, यानी कि कितना जच्चा मर गया। यहाँ पे एमएमआर में एम से मदर और एम से एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो एम से माता मरेगी और इन्फेंट मतलब ये होता है बच्चा, तो आई से क्या होगा? बच्चे मरेगा। क्लियर है? यहाँ पे कितने में निकालेंगे? प्रति 1 लाख में निकालेंगे और बच्चे वाले में प्रति 1000 में निकालेंगे। क्लियर? समझ में आया बात? समझ गए? यस और नो? यस सर। चलिए अब समझिए इसको। देखिए कि जो बिहार का भी नया आंकड़ा आया है, बिहार की मातृ मृत्यु दर एमएमआर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या उसके 42 दिन के अंदर माता की मृत्यु 100 है। क्या होता है इसको समझ लीजिए अच्छे से। 100 माएं मर जा रही हैं प्रति 1 लाख में। ठीक है?
और ये 2021 में जो है कि 118 था, और ये बिहार का 100 है, यानी कि 100 मतलब कि जच्चा मर जा रही है, और भारत का क्या है, एवरेज 93 है। तो भारत का एवरेज 93 है, यानी कि बिहार में अभी स्थिति खराब है। तो क्या करना होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना होगा, जो मतलब कि प्री नेटल एंटीनेटल वगैरह आप जानते होंगे अगर कोई इस तरीके से है। जो प्री नेटल केयर होता है, एंटी नेटल केयर होता है, उसमें महिलाओं को आंगनबाड़ी वगैरह में पूरा पोषण वगैरह देना होगा। जो 5,000 रुपये राष्ट्रीय वय वंदन योजना के तहत, सॉरी, इसके तहत महिलाओं को मिलता है, वो मातृवंदन योजना के तहत वो अच्छे से देना होगा। उसके जो भी सुई वगैरह डिलीवरी, सॉरी, प्रेगनेंसी के दरमियान जो उसका केयर होता है वो अच्छे से करना होगा। पौष्टिक आहार उसको देना पड़ेगा, दाल वगैरह जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे दिया जाता है, दूध अमूल का दिया जाता है, वो सब ICDS कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरव्यू में बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, 100 है, वो ध्यान रखना है कि MMR बिहार का कितना हो गया है, 100 हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। और उसी तरीके से IFR के बारे में मैंने बताया, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो MMR ये कितना है, 100 है। भारत का कितना है, इंडिया का 93 है, और बिहार का कितना है, 100 है। उसी तरीके से जो है कि बिहार का जो IFR है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो क्या है, 27 है, और राष्ट्रीय औसत भी क्या है, 27 है। तो ये याद करना आसान हो जाएगा कि बिहार का भी 27 है और इसका भी 27 है। अब बताइए, IMR जो निकालते हैं वो कितने में निकालते हैं, 1 लाख पे, 1000 पर। 1,000 पे। 1,000 पे, बिल्कुल। IMR 1 लाख पे नहीं, 1,000 पे, इसमें बच्चे का मौत होता है। और MMR कितने पे निकालते हैं, 1 लाख पे। 1 लाख पे, उसमें किसका मौत होता है, जच्चा का, यानी कि माता का, माता का मौत हो जाता है, ध्यान। ठीक, क्लियर, चलिए आगे बढ़े। सर इस रिपोर्ट में ये भी तो आया है कि केवल उत्तराखंड है जहाँ पे इसकी वृद्धि हुई है, बाकी सभी राज्यों में पूरा बता देंगे, यहाँ है लगा हुआ, इसी में आया था, पूरा बता देंगे, चिंता ना करें। तो पढ़ाना कितना है वो मेरे ऊपर निर्भर रहता है कि किस टाइप का, आज वन लाइनर वाला ले रहे हैं तो वन लाइनर वाला ले रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ा देंगे, सारी जानकारियां रहती है हमारे पास। ठीक है, चलिए एक न्यूज और इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं आपको। जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, आपको पता है कि भागलपुर में हुआ, बेगूसराय में हुआ, राजगीर में हुआ, गया में हुआ, गया के तो बिपाड़ में ही हुआ, ठीक है, नई दिल्ली में भी हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार सेपक टकरा को शामिल किया गया। व्हाट इज सेपक टकरा, तो सेपक टकरा वॉलीबॉल और फुटबॉल का क्या है, एक मिक्सचर गेम है। ठीक है, तो सेपक टकरा में होता क्या है ना कि पैर से मारते हैं, खेलते हैं क्या, वॉलीबॉल, मारते किससे हैं, पैर से, तो उसी को बोला जाता है सेपक टकरा। ठीक है, तो सेपक टकरा को शामिल किया गया था, जिसमें कि बालक वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम समझा रहे हैं। और बालिका वर्ग ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता, यानी कि रजत पदक जीता। क्यों जीता, इससे जस्ट पहले, खेलो इंडिया यूथ गेम होने से जस्ट पहले बिहार में सेपक टकरा का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसका स्पेशल गेम आयोजित करवाया गया था। अब समझिए कि बिहार के लोगों को अगर प्रतिभा दिया जाए तो जरूर अच्छा कर सकते हैं। तो वही हुआ कि सेपक टकरा में बिहार के बालक वर्ग ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, और बिहार की बालिका वर्ग ने जो है कि सिल्वर मेडल जीता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का ही एक है कि प्रधानमंत्री, ये छोड़ दीजिए इसको, खेलो इंडिया यूथ गेम वाला जो एक न्यूज है ये है आपका, कि जो प्रधानमंत्री, सॉरी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रुद्र प्रताप सिंह और दिव्या श्री की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में यूथ कैटेगरी में बिहार को कांस्य पदक दिलाया है। ये न्यूज आपको याद रखना है, क्योंकि BPSC ऐसा ऐसा पूछ लेता है एकदम घुस घुस के, बिहार का कोई व्यक्ति कहीं पे कुछ खेल में छोटा मोटा भी पदक लाते हैं, वैसे पदक सम्मानित है, लेकिन उसको पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रुद्र प्रताप सिंह वो दिव्या श्री की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में यूथ कैटेगरी में बिहार को कांस्य पदक दिलाया है। सेपक टकरा में बालक वर्ग ने गोल्ड मेडल और बालिका वर्ग ने सिल्वर मेडल दिलाया है। ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। तो चाइल्ड हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया है कि नदी में कितने डॉल्फिन है इसकी संख्या का रिपोर्ट जो जारी किया है, और नदी डॉल्फिन की आबादी के बारे में बात करें तो बिहार में दूसरे नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश जो है कि नदी डॉल्फिन के मामले में पहले नंबर पे है। बिहार में कितना डॉल्फिन है, ये नंबर वगैरह पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा, 2220, 222 एकदम याद रख लेना है। कितना डॉल्फिन है, 2220, आसान नंबर है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज और भी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बोध गया में जो गेम आयोजित किया गया था,
उसमें योगासन रिदमिक पेयर में, ये गेम का नाम ही है, ठीक है, योगासन रिदमिक पेयर में बालक वर्ग में सारांश व अभिषेक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बालक वर्ग में कौन कौन है? एक सारांश, एक लड़का, और अभिषेक, ये दोनों का जोड़ी था और इसने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है योगासन रिदमिक पेयर में, ठीक है। और बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नदी डॉल्फिन के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। बिहार में नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220, ठीक। 32% टोटल नदी डॉल्फिन बिहार में पाया जाता है ना। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य सुल्तानगंज से लेकर के वहां क्या कहते हैं, साहिबगंज तक। देखिए यही पे रानी पार्क में के पास ही राजेंद्र नगर जो पटना का है, वहां में रानी पार्क के पास ये सुशील मोदी जी रहा करते थे। एक बार बाढ़ में भागे तो इनका घर ही डूब गया था, तो फिर ये बाहर निकल के कहा पुल पे जाके खड़े थे, ठीक है। तो उनका दुखद निधन हो गया। भाजपा के नेता थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे। और सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव और एक नेता है, 3 नेता हैं जो कि चारों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद यहाँ बिहार अगर आ जाएंगे राज्य में तो विधानसभा और विधान परिषद, चारों सदनों में रहने वाले लालू यादव, सुशील मोदी और एक नेता हैं, यही तीनों व्यक्ति हैं जो कि चारों सदनों में रह चुके हैं। तो सुशील मोदी, शरद नहीं था, पता नहीं, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। ये बहुत वो पॉपुलर नेता नहीं थे, चिंतामणि या कुछ मणि करके उनका नाम है, अब क्या नाम है मैं तो भूल रहा हूँ अभी, ठीक है। ये सुशील मोदी स्मृति पार्क को बनाया गया है। रानी पार्क का नाम अब क्या हो जाएगा? सुशील मोदी स्मृति पार्क हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये पटना के राजेंद्र नगर में स्थित है, ठीक है। जून से जो है कि पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस चलेगी। ये पटना में भी चलेगी, भागलपुर में भी चलेगी, मुजफ्फरपुर में भी चलेगा। बजट में ये सब हम लोग पढ़ा दिए थे। पहला बस चलेगा कहाँ से? गांधी मैदान से दानापुर, बस ध्यान रखना है। पिंक बस का खासियत क्या है कि इसमें ड्राइवर भी महिला, कंडक्टर भी महिला और सभी लोग महिलाएं ही सफर करेंगे। तो सुरक्षित महिलाओं को सफर के लिए ये बिहार सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है, पिंक बस सेवा, ठीक है। लेकिन पिंक बस सेवा में भागलपुर में अभी न्यूज आ रहा था कि वहां जो ड्राइवर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, पिंक बस आ चुका है भागलपुर में, वहां पे उसमें क्या हुआ कि कोई महिला ड्राइवर मिल ही नहीं रही है। तो अब फैसला लिया गया है कि ड्राइवर तो पुरुष हो सकता है लेकिन कंडक्टर अभी भी महिला रखी जाएगी। आप समझिए कि इन सब क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि टोटो ड्राइवर तो मिल जाता है लेकिन बस ड्राइवर अभी महिलाएं बहुत कम है। कोई वैकेंसी में भरने के लिए फॉर्म ही नहीं आया, ऐसी सर स्थिति एक इससे टॉपिक से हटके मतलब कर सकते हैं बात, मेरे माइंड में बस आया कि अगर हम इस तरीके से सेग्रीगेट समाज ही डेवलप करेंगे तो फिर हम कैसे, मतलब मानते हैं कि सोसाइटी हमारी उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन जब हम सेग्रीगेट समाज ही डेवलप कर रहे हैं शुरुआत से ही, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बात तो शासन के मैं तौर मानता हूँ आपका कि जो मतलब महिला कॉलेज, पुरुष कॉलेज, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। मुझे लगता है उस वजह से ना कोई किसी को जान ही नहीं पाता और आगे चल के ना ये तो गड़बड़ी तो है, रीजन है डोमिनेंस का। ये तो है, इस बात को तो मैं मानता हूँ, ऐसा हुआ है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब सरकार पॉलिसी ही ऐसा बनाती है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों अलग से महिला कॉलेज खोला जाएगा? क्यों अलग से पुरुष कॉलेज खोला जाएगा? मतलब एक को एड स्कूल होता है इसमें कि लड़के लड़कियां दोनों पढ़ती हैं, एक गर्ल्स स्कूल होता है, वाई गर्ल्स स्कूल? मतलब ज्योतिबा फूले ने उस समय महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास किया था, तो उसके लिए एक अलग से स्कूल की व्यवस्था इसलिए की गई थी। आप फूले मूवी जब देखेंगे उसमें दिखाया गया है कि पहले अमीर घर के भी बेटियों को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि वहां पे पुरुष मास्टर पढ़ाते थे। तो मर्द लोग जो है कि दूसरे की बेटी को छुएगा, ऐसे ही भाषा का प्रयोग किया गया उसमें, तो वो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो नहीं पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो फिर ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाया बहुत अच्छे से। ज्योतिबा फूले बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे, समझ गए? वो छोटी जाति से आते थे, दलित समुदाय से आते थे, और उसके बाद उसकी पत्नी ने पढ़ाया और उन्होंने अपना प्रयास किया है। फूले मूवी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनको देखने का मन हो आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, टीम को वो अवेलेबल करवा देगा। एक फूले मूवी है, ये इंटरव्यू वाले बैच में ये सब अवेलेबल करवाया जाएगा। एक फूले मूवी है और एक केसरी मूवी आया हुआ है और एक छावा। ये तीनों हिस्टोरिकल मूवी है, इसको देखना है। वो बनाया गया है इस पे अजय देवगन, सॉरी, इनके भगत सिंह के ऊपर एक मूवी बनाई, बहुत अच्छी मूवी। सारी मूवी को नहीं देखना है लेकिन जो काम की मूवी है उसको देखना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार विधानसभा में चुनाव के लिए जो है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 जिला आइकॉन नियुक्त किया गया है, वही जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज इसके बाद खत्म हो जाता है कि पटना विश्वविद्यालय जो पटना में है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है, ये मेरू प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। मेरू प्रोजेक्ट क्या है ये समझिए कि यूरोप में जो यूनिवर्सिटियां होती है वो क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी,
ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे कि आईआईटी है, तो आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होगी। आईआईटी में अभी भी होता भी है कि आईआईटी में हिस्ट्री का भी पढ़ाई होगा, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई होगा, ज्योग्राफी का भी पढ़ाई होगा, पॉलिटिकल साइंस का भी पढ़ाई होगा। उसके बाद क्या होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का तो पढ़ाई होगा ही होगा। जैसे जेएनयू में भी है, जेएनयू में सिर्फ इसका ह्यूमैनिटीज का पढ़ाई नहीं होता है, जेएनयू में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जेएनयू में भी बीएससी होता है, जेएनयू से भी एमएससी होता है। तो अब जैसे बीएचयू है, बीएचयू का तो अपना खैर आईआईटी बीएचयू ही अलग में खुल गया, बीएचयू में भी पढ़ाया जाता है सहारा विषय। तो उसी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी में सिर्फ यही नहीं होगा, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं दर्शन शास्त्र भी पढ़ेंगे, वेद शास्त्र भी पढ़ेंगे, और जो हिस्ट्री के बच्चे हैं वो कैलकुलस भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, कोडिंग भी सीखेंगे। इस तरीके का जब एजुकेशन होगा ना, तभी देश का विकास हो सकता था। और ये राधा कृष्ण साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि एजुकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि होलिस्टिक होना चाहिए। इंजीनियर को सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, और एक हिस्ट्री के बच्चे को टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और होता भी है। इंजीनियर तो अलग अलग फील्ड में काम कर लेते हैं, जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, आपको मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ बैठ के, और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग का भी बहुत चीजें मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होते सर रहता है। तभी तो मुझे ये लगता नहीं, जैसे कि अगर नहीं हमने सेग्रीगेट करके पढ़ाया है, तभी तो बच्चे पूछते थे कि साइन कॉस टेन थीटा हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर वही हमने वैसे पढ़ाया होता तो हमको पता होता कि समाज में कहाँ अप्लाई करना है। इसीलिए हम इनोवेशन में बिल्कुल पीछे हैं। बिल्कुल पीछे हैं, जिस बात को हम लोग मानते हैं। चलिए, तो आपको याद हो गया, कुछ पूछे, जी बताइए बताइए। तो जो मानव विकास रिपोर्ट आया है, इसमें भारत का स्थान कितना है एचडीआई में? 130। 96 कौन बोल रहे हैं? 130 130 है। ठीक है, बताइए पोप फ्रांसिस का क्या नाम, पोप फ्रांसिस का स्थान किसने लिया? रॉबर्ट प्रोवो लियो लियो 14। नहीं, लियो 14 तो नाम दिया गया है ना, वो फ्रांसिस लेकिन उसका रॉबर्ट फ्रांसिस पोप है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्टो नाम है। ठीक है, ये अमेरिका के हैं, जानते हैं आप इसको? जी, जी सर, 167 फर्स्ट नंबर टर्म। की, मतलब अमेरिका के पहले, और वैसे वेटिकन सिटी के 167। हाँ हाँ हाँ। और ये क्या कहते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल का क्या थीम रखा गया है? एक्शन। सर प्रकाश, सौंदर्य और एक एक्शन या फिर ऐसा कुछ था। हाँ बिल्कुल, प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। ठीक है, तो चूंकि इस समय बहुत हो गया, और मुझे चूंकि आप जानते हैं कि संस्थान एक कंपनी से डील कर रही है, आने वाले समय में आपको संस्थान का और भी विस्तृत रूप दिखेगा। जो लोग भी एडमिशन जिस भी बैच में लेना चाहते हैं कृपया करके ले लें, क्योंकि संस्थान जैसे ही ग्रोथ मैनेजर, वो जिस कंपनी से डील हो रही है हमारी, वो ग्रोथ मैनेजर वगैरह, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, फलना ढेकाना, बहुत तरीके के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट की चीजें संस्थान में लागू की जाएंगी। अब जो इकोनॉमिक एकेडमिक का चीजें होगा वो मैं देखूंगा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और एकेडमिक डायरेक्टर मेरे फ्रेंड कार्तिकेन जी हैं। तो ये दोनों, तो इन दोनों चीजों को हम लोग ही देखेंगे। लेकिन इसके जो और भी मैनेजिंग डायरेक्टर वाला पोस्ट है, वो अब वो टीम के साथ चला जा रहा है, वो कंपनी के साथ डील हो रही है। जो भी ऑफर्स वगैरह अभी आपको अवेलेबल हैं जिस भी बैच में, कृपया करके एडमिशन करा लें। नहीं तो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि वो डिसाइड करेंगे कि ऑफर देना है इस बैच में या नहीं देना है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो हम लोग को डिलीवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो और हम लोगों के हाथ में फिर वो मैनेजमेंट का चीज बहुत नहीं रह जाएगा। पढ़ाने में एक पैसे का भी उनको मैंने हिस्सेदारी नहीं दिया है कि आप पढ़ाने में कुछ कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, नहीं। कई दिनों से मीटिंग चल रही थी, कई मतलब लंबा मीटिंग चला है। मीटिंग चलने के बाद अब जो है कि लगभग तय हो गया। आज जाके मैं उन्हें अपने पेमेंट वगैरह का भी काम आगे बढ़वा दूंगा, वो हो गया है सारा चीज। तो जो भी एडमिशन लेना है आप लोग ले लें। और संस्थान में बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज आपको कुछ ही दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, इन्हीं सूचना के साथ तो सर क्लास इसका को पीडीएफ सर आज पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वो ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे हम लोग। सर ठीक मुझे है, ये पूछना था, इंटरव्यू वालों के लिए तो ये अवेलेबल होगा ना, कि उनको लेना पड़ेगा इसके लिए? ये तो इंटरव्यू वाले बैच के लिए पता नहीं, मुझे तो आज पीटी में बैच में पढ़ाने के लिए दिया गया था मैनेजमेंट हाँ, की तरफ क्योंकि से। उस पे 71 लिख के आया था हाँ, ना पीटी में, 71 लिखा हुआ था, और मेरे नोटिस में भी 71 ही आया था। तो मुझे लगा ठीक है सर। पता नहीं, अब मैं देख लेता हूँ क्या है। आई थिंक कि 71 है, तो नहीं भी होगा, या हो भी सकता है। आज तो मैं ये फ्री में पढ़ाया हूँ, तो सबको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। जब तक ओपन सेशन रहता है उसका सब हर चीज फ्री होता है, उसके बाद फिर जब पेड हो जाता है तो वो पेड हो जाता है।
तो क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी और अलग अलग टीचर भी आएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, आपकी क्लासेस रेगुलर करते रहेंगे। ये पीटी वाला क्लास रेगुलर आते रहेगा, आपको नोटिस आप देख लेंगे। कैसा लगा क्लास बताइए? सर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये हम लोग मैनेज मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ ये छोटे ड्रिंक्स होते हैं। और लोग सो गए, बताइए कैसा लगा? अच्छा अच्छा था, लगा। ये सर याद अच्छा भी था। हो रहा था साथ साथ में। अच्छा था, बहुत अच्छा क्लास। तो रिवीजन कर लेना है, साथ के साथ पीडीएफ अपलोड करवा देंगे और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब चीज़ों को, साइंस तो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, इंजीनियर अश्वनी सर हैं वही पढ़ाते हैं, मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर के बहुत सारे सेक्शंस को, इसमें से जो भी विषय मुझे अलॉट किए जाएंगे इस बैच में मैं पढ़ाऊंगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो साइंस का सेक्शन है वो इंजीनियर अश्वनी सर पढ़ाते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, ये कार्तिकेयन सर पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो और भी हिस्ट्री का कुछ सेक्शन है वो ये बीपीआरओ है सुजीत सर, वो पढ़ाते हैं। वो इस तरीके से कई सारे टीचर हैं इस बैच में भी। इकोनॉमिक्स के लिए सर खुद से अगर पढ़ना हो तो कुछ बता दीजिए ना, कि जिससे खुद से पढ़ लें थोड़ा सा, मतलब बेस। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बता दूं? हाँ